अध्याय 14 गांधी दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। मार्च 1919 में जब मोहनदास करमचंद गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का नारा दिया तो ये भारत में देशव्यापी संघर्ष छेड़ने का उनका पहला प्रयत्न था। उस समय उनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी। वो व्यक्तित्व जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभालने ही वाला था और जिसके नेतृत्व में इस संग्राम को अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजरना था, उसको समझने के लिए हमें अपनी कहानी कम से कम 25 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका से शुरू करनी होगी। दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे थे, इसलिए एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वे डरबन पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले ये पहले भारतीय बैरिस्टर थे, पहले भारतीय जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का पहला जत्था 1860 में पहुंचा था। दक्षिण अफ्रीका के गोरे गन्ने की खेती करने के लिए इकरारनामे के तहत भारतीय मजदूरों को अपने यहां ले गए। इसके बाद भारतीयों यानी विशेषकर दक्षिण भारत से का दक्षिण अफ्रीका में बसने का सिलसिला ही शुरू हो गया। मजदूर गए तो पीछे पीछे व्यापारी भी गए, ज्यादातर मेमन मुसलमान। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का तीसरा वर्ग उनका था जो इकरारनामे की अवधि समाप्त होने के बाद वहीं बस गए थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों में ज्यादातर तो अशिक्षित थे और जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे उनका अंग्रेजी का ज्ञान नाम मात्र का था। पैसे वाले धनी व्यापारी भी बस उतनी ही अंग्रेजी समझ बोल लेते थे जो व्यापार करने के लिए जरूरी था। भारतीयों के प्रति गोरी जाति जातीय भेदभाव बरतती थी। भारतीयों ने इस अत्याचार को अपनी नियति मान लिया था। कभी यदि उनके दिल में विरोध की भावना उठती थी तो वे उसे दबा देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम ही न था कि कैसे इसका विरोध किया जाए। लेकिन ब्रिटेन से बैरिस्टर बनकर लौटे नौजवान मोहनदास करमचंद गांधी इन अत्याचारों को सहने के आदी नहीं थे। वो गुजरात के एक सम्मानित परिवार के सदस्य थे, दीवान के बेटे। ब्रिटेन में 3 साल रह चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी अत्याचारों से पहली बार उनका साबका पड़ा। डरबन में 1 हफ्ते रहने के बाद जब गांधी जी प्रिटोरिया रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें तरह तरह से अपमानित किया गया। ये घटना शायद सबको मालूम है कि एक बार उन्हें एक गोरे ने ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया था। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, फिर भी उन्हें जबरन उतार दिया गया। गांधी जी ने प्रतीक्षालय में ठिठुरते हुए जाड़े की रात बिताई। इससे अधिक शर्मनाक कई घटनाएं हैं। गांधी जी ने एक गाड़ी में यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा था। गोरों ने उन्हें प्रथम श्रेणी से हटाकर ड्राइवर के साथ बैठने को कहा। उन्हें जब ड्राइवर के पास भी बैठने लायक नहीं समझा गया और कहा गया कि वो पायदान पर बैठें, तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने पर उन्हें मारा पीटा गया। जोहान्सबर्ग पर उतरने के बाद रात बिताने के लिए गांधी जी ने होटल में कमरा लेना चाहा, पर वो जहां भी गए जवाब मिला कि कोई कमरा खाली नहीं है। जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया जाने के लिए उन्होंने जब प्रथम श्रेणी का टिकट मांगा तो बुकिंग क्लर्क ने टिकट देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने जब तमाम रेलवे कानूनों का हवाला दिया तो उन्हें किसी तरह पहले दर्जे का टिकट मिला, लेकिन ट्रेन में फिर धक्का मारकर बाहर निकाला जाने लगा। एक गोरे ने ही जब इसका विरोध किया तो किसी तरह उन्हें पहले दर्जे में यात्रा करने का मौका मिला। प्रिटोरिया पहुंचने पर यहां वो मुकदमे की पैरवी करने के लिए आए थे। उन्होंने तुरंत भारतीयों की एक बैठक आयोजित की और भारतीयों से गोरों के अत्याचार का विरोध करने की अपील की। उन्होंने अंग्रेजी सीखने के इच्छुक भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। प्रेस के माध्यम से भी अपना विरोध प्रकट किया। नटाल एडवर्टाइजर को एक चिट्ठी में गांधी जी ने लिखा, क्या यही ईसाईयत है, यही मानवता है, यही न्याय है, इसी को सभ्यता कहते हैं। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा दिन रहने की योजना नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रिटोरिया में भारतीयों के अंदर स्वाभिमान की भावना जगाई और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। मुकदमा समाप्त होने पर गांधी जी स्वदेश लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन जिस दिन वो लौटने वाले थे उसकी पूर्व संध्या पर उन्होंने भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाले विधेयक का मामला उठा दिया
ये विधेयक नटाल विधानमंडल में पारित होने ही वाला था। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों ने गांधी जी से प्रार्थना की कि वो 1 महीने और रुक जाएं और विधेयक के खिलाफ विरोध आंदोलन का नेतृत्व करें। भारतीय विरोध पत्र तैयार करना भी नहीं चाहते थे। आंदोलन को संगठित करने की तो बात बहुत ही दूर थी। गांधी जी महीने भर रुकने के लिए तैयार हो गए, मगर रुक गए 20 वर्ष तक। उस समय वो 25 वर्ष के थे, लेकिन भारत लौटे तो 45 वर्ष के हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अनुभव एक मामले में अनोखा था। इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि पाने के कारण गांधी जी ने कई चीजें बतौर हक मांगी, जैसे ट्रेन में पहले दर्जे का टिकट, होटल में ठहरने के लिए कमरा। उनसे पहले दक्षिण अफ्रीका में कोई भारतीय इस तरह की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उनके जहन में ये बात बैठ गई थी कि वे सभ्य यानी पाश्चात्य सभ्यता वाले नहीं हैं। इसीलिए उनके साथ रंग भेद बरता जा रहा है। लेकिन गांधी जी के अनुभवों ने गांधी जी को और बाकी भारतीयों को ये समझा दिया कि बात कुछ और ही है। वे समझ गए कि गोरी जाति हर हाल में अपनी जातीय संप्रभुता कायम रखना चाहती है। यदि ये बात न होती तो गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता? क्योंकि गांधी जी तो पश्चिमी सभ्यता से पल कर आए थे। क्योंकि गांधी जी अकेले ही वहां ऐसे भारतीय थे जो उच्च थे, जो गोरे शासकों के साथ उनकी ही भाषा में बात कर सकते थे, जो कानून और शासन प्रणाली की बारीकियों को समझ सकते थे, जो विरोध पत्र लिख सकते थे और संगठन बनाना जानते थे, जो भारतीयों का उनके शासकों के आगे प्रतिनिधित्व कर सकते थे। इसलिए उनसे उम्र में कहीं बड़े और कहीं ज्यादा धनी व्यापारियों ने भी उन्हें अपना नेता माना। इसलिए रंगभेद के खिलाफ भारतीयों के आंदोलन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। विस्तृत चर्चा करना यहाँ मुमकिन नहीं। हम यहाँ केवल गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त व्यापक अनुभव पर संक्षेप में रोशनी डाल रहे हैं। गांधी जी की 1894 से 1906 की राजनीतिक गतिविधियों को भारतीयों के नरमपंथी आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं। इस दौरान गांधी जी दक्षिण अफ्रीका विधानमंडलों तथा लंदन में उपनिवेशों का काम देखने वाले गृह सचिव और ब्रिटिश संसद को ज्ञापन और याचिकाएं भेजते रहे। वो समझते थे कि यदि ब्रिटिश सरकार को सच्चाई का पता चल जाएगा तो उसका दिल जरूर पिघलेगा और वो भारतीयों के हित में जरूर कुछ करेगी, क्योंकि आखिर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के ही तो बाशिंदे हैं। गांधी जी विभिन्न भारतीय समुदायों को संगठित करने और उनकी मांगों का खूब प्रचार करने का लगातार प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकालना शुरू किया। इस दौरान उनमें एक सफल संगठनकर्ता, पत्रकार और प्रचारक की सारी प्रतिभाएं दिखाई पड़ी। लेकिन 1906 के आते जाते उन्हें ये विश्वास हो गया कि संघर्ष के तरीके नाकाफी हैं, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं। सत्याग्रह आंदोलन 1906 के बाद गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। सबसे पहले इसका इस्तेमाल उस कानून के खिलाफ किया गया जिसके तहत हर भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। इस पर अंगूठे का निशान लगाना था और इसे हर भारतीय को 24 घंटे अपने पास रखना था। 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में भारतीयों की एक विशाल सभा हुई, जिसमें एक स्वर से कानून को न मानने का निर्णय किया गया। सरकार और भारतीय दोनों अपने रुख पर अडिग रहे। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने के लिए संगठन बनाया। पंजीकरण की तारीख बीतने पर सरकार ने गांधी जी समेत 27 लोगों पर मुकदमा चलाया। कानून का विरोध करने वालों को दोषी ठहराया गया और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। आदेश न मानने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। कानून का विरोध और जोर पकड़ने लगा और जेल जाने वालों की संख्या 155 तक पहुंच गई। लोगों के जहन से जेल का भय अब खत्म हो रहा था। जेल को लोगों ने किंग एडवर्ड का होटल कहा। सरकार ने गांधी जी को बातचीत करने के लिए बुलाया और वादा किया कि यदि भारतीय स्वेच्छा से अपना पंजीकरण कराएं तो ये कानून वापस ले लिया जाएगा। गांधी जी ने इसे मान लिया और सबसे पहले खुद अपना पंजीकरण कराया।
लेकिन सरकार ने उनके साथ चाल चली थी। कानून वापस नहीं लिया गया और सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया कि स्वेच्छा से पंजीकरण को कानून के तहत स्वीकार किया जाए। भारतीयों के लिए ये बहुत अपमानजनक था। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में अपने पंजीकरण प्रमाण पत्रों को इकट्ठा कर सार्वजनिक रूप से उसकी होली जलाई। इसी बीच सरकार ने एक और कानून बनाया जिसका मकसद प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था। इस कानून का विरोध करने के लिए अनेक वरिष्ठ भारतीय नटाल से ट्रांसवाल चले गए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रांसवाल के तमाम भारतीयों ने भी इन आंदोलनकारियों का साथ दिया। कुछ लोग बिना लाइसेंस के खोमचे लगाने लगे। जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस थे भी उन्होंने इसे दिखाने से इनकार कर दिया। इन लोगों को भी जेल भेज दिया गया। गांधी जी भी 1908 में जेल चले गए। जेल में अन्य भारतीयों की तरह उन्हें भी तरह तरह की यातनाएं दी गईं। उन्हें कठोर मेहनत करने को बाध्य किया गया। लेकिन जेल के सींचे प्रतिरोध को दबा न सके और सरकार मजबूर होकर भारतीयों को देश से निकालने लगी। इसके शिकार ज्यादातर गरीब हुए। व्यापारियों के आर्थिक हितों पर आघात करने की धमकी भी दी गई। अब आंदोलन संकट के दौर में था। प्रतिबद्ध सत्याग्रही तो जेल आते जाते रहे, लेकिन अधिकांश आंदोलनकारी थक गए थे। सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार था, अतः आंदोलन लंबा खिंचने वाला था। 1909 में लंदन में अंग्रेज अधिकारियों से गांधी जी की मुलाकात का कोई खास नतीजा भी नहीं निकला। सत्याग्रहियों के परिवारों के भरण पोषण के लिए इकट्ठा किया गया कोष धीरे धीरे चुकता जा रहा था। 1906 के बाद गांधी जी की वकालत भी लगभग बंद ही हो गई थी। इन सब हालात को देखते हुए गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किया और अपने एक जर्मन शिल्पकार दोस्त कालेन बाख की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्या सुलझाई और उनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया। बाद में यही टॉल्स्टॉय फार्म गांधी आश्रम बना। भारत से भी काफी पैसा भेजा गया था। रतन टाटा ने 25,000 रुपए भेजे थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और निजाम हैदराबाद ने भी मदद की। 1911 में सरकार और भारतीयों के बीच एक समझौता हुआ, पर ये 1912 तक ही चला। इसी बीच गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। सरकार ने उन्हें अपना मेहमान माना और आश्वासन दिया कि भारतीयों के प्रति भेदभाव बरतने वाले सारे कानून समाप्त कर दिए जाएंगे। मगर ये वादा पूरा न हुआ और 1913 में फिर सत्याग्रह आंदोलन छिड़ गया। इस बार सत्याग्रह का दायरा बड़ा था। इकरारनामे की अवधि खत्म होने पर भी दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर 3 पाउंड का कर लगाया गया था। इसके खिलाफ भी सत्याग्रह छिड़ा। भारतीय मजदूरों में ज्यादातर गरीब थे और वे बमुश्किल 1 महीने में 10 शिलिंग कमा पाते थे। 3 पाउंड का कर उनके लिए बहुत ज्यादा था। जब इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुआ तो लगभग सारे भारतीय इसमें शामिल हो गए और सत्याग्रह सही मायने में जन आंदोलन बन गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने आंदोलन की आग में घी का काम किया। अदालत ने उन सभी शादियों को जो ईसाई पद्धति से नहीं संपन्न हुई थी और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था, अवैध करार दिया। इस कानून के तहत हिंदू, मुस्लिम और पारसी रीति रिवाजों से संपन्न सभी शादियां अवैध थी और उनकी संतानें भी अवैध। भारतीयों ने इस फैसले को बहुत अपमानजनक समझा और अनेक भारतीय महिलाएं भी सत्याग्रह आंदोलन में शरीक हो गईं। गांधी जी ने महसूस किया कि अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया है और इसमें सारी ऊर्जा झोंक देनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी समेत 16 सत्याग्रही कानून की अवहेलना कर नटाल से ट्रांसवाल पहुंच गए और गिरफ्तार कर लिए गए। 11 महिलाओं का एक जत्था बिना परमिट के टॉल्स्टॉय फार्म से मार्च करता हुआ नटाल पहुंच गया। ये जत्था नटाल के एक कस्बे न्यूकैसल में था। यहां इन लोगों ने खदान मजदूरों से, ज्यादातर जो तमिल थे, बातचीत की और उन्हें हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में इस जत्थे को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी फौरन न्यूकैसल पहुंच गए और आंदोलन की बागडोर संभाल ली। मालिकों ने मजदूरों के मकान में बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया और उन्हें मकान छोड़ने को मजबूर करने लगे। गांधी जी इन 2000 मजदूरों का जत्था लेकर चल पड़े ट्रांसवाल की ओर। इस मार्च के दौरान गांधी जी को 2 बार तो गिरफ्तार कर छोड़ दिया गया, पर तीसरी बार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
लेकिन मजदूर हतोत्साहित नहीं हुए और तब तक मार्च करते ही रहे जब तक कि उन्हें जबरदस्ती ट्रेन में बिठाकर नटाल नहीं भेज दिया गया। नटाल में इन पर मुकदमा चलाया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में इन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, कोड़ों से मारा गया और भूखा रखा गया। पुलिस के घेरे में इनसे खदानों में कड़ी मेहनत कराई गई। खुद गांधी जी से पत्थर तोड़ने का काम कराया गया। एक अंधेरी कोठरी में जमीन ही उनका बिछावन थी। अदालत में ले जाते समय उनके हाथ और पांव में बेड़ियां पहनाई जाती। इस दमन से समूचा भारतीय समुदाय तिलमिला उठा। खदान और बागान मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गोखले ने भारत का दौरा कर इस अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार किया। लॉर्ड हार्डिंग तक ने इसकी निंदा की। हार्डिंग के शब्दों में, ऐसा कोई भी देश जो अपने को सभ्य कहता हो इस तरह के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हार्डिंग ने अत्याचारों के आरोप की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की। लॉर्ड हार्डिंग, गांधी जी, गोखले, सीएफ एंड्रयूज से कई बार लंबी बातचीत के बाद दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगें मान ली। एक समझौता हुआ और 3 पाउंड का कर तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबद्ध कानून खत्म कर दिए गए। भारतीय रीति रिवाज से विवाह करने की छूट दी गई और भारतीय अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया। शांतिपूर्ण अवज्ञा से शत्रु को आंदोलन की मांगे मनवाने पर मजबूर किया जा सकता है। इस प्रयोग में गांधी जी सफल हुए। अब वो अपने देश लौटने की तैयारी करने लगे। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों को बड़े व्यापक पैमाने पर अब आजमाया जाने वाला था। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को और भी कई मायनों में राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को ये विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उदात्त उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान को तैयार हो जाएगी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अनेक समुदायों, धर्मों के लोगों का नेतृत्व किया था। उनके समर्थक हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी थे। ये लोग देश के विभिन्न हिस्सों से गए थे। सामाजिक हैसियत भी अलग अलग थी। अमीर भी थे, गरीब भी थे, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी थीं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ये अनुभव भी हो गया था कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले को समर्थक व विरोधी, दोस्त व दुश्मन दोनों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में 2 बार गांधी जी की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। 1896 में डरबन में एक बार गोरे नागरिकों की एक भीड़ ने उन्हें सड़क पर घेर लिया। गांधी जी किसी तरह जब अपने घर पहुंचे तो उनका घर घेर लिया गया। गोरे लोगों की भीड़ गांधी जी के खून पीने पर उतारू थी। गांधी जी को किसी तरह बचाया गया। इसी तरह एक बार एक भारतीय पठान ने उन पर हमला कर दिया। वो गांधी जी से इसलिए नाराज था कि गांधी जी ने सरकार से एक समझौता कर लिया था। इन घटनाओं से गांधी जी ने यह सबक सीखा कि नेताओं को कई बार सख्त निर्णय करने पड़ सकते हैं, ऐसे निर्णय जो उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आएंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का मौका मिला। फलस्वरूप वो गांधीवादी रणनीति व संघर्ष के तरीकों की खामियां और मजबूतियां दोनों को ही अच्छी तरह जान गए और उन्हें विश्वास हो गया कि ये ही सबसे बेहतर हैं। अब उनके सामने चुनौती थी इस रणनीति को भारतीय राजनीति की भूमि पर आजमाना। भारत वापसी। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। केवल पढ़े लिखे लोग ही नहीं, अनपढ़ और देहाती भी गांधी जी के बारे में जान गए थे और उनके प्रति आदर का भाव रखते थे। गांधी जी जब हरिद्वार के कुंभ मेले में गए तो उनके दर्शन के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। गोखले ने पहले ही भारत में घूम घूम कर कह दिया था कि गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं। गोखले ने कहा था कि गांधी जी में लोगों को सम्मोहित करने की अनोखी प्रतिभा है। वो आम आदमी को बलिदानी और संघर्षशील बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। गांधी जी का विचार था कि किसी भी मुद्दे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए
जब तक समूची स्थिति का अध्ययन न कर लिया जाए। गोखले ने भी उन्हें यही सलाह दी थी। गांधी जी ने निर्णय किया कि फिलहाल वो किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। वो साल भर देश का दौरा करते रहे और अहमदाबाद में अपने आश्रम को जमाने का काम करते रहे। गांधी जी के जो समर्थक दक्षिण अफ्रीका से उनके साथ आए थे, उन सब को आश्रम में बसाने का काम चल रहा था। दूसरे साल भी गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर रहे। उस समय होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था, लेकिन गांधी जी इसमें शरीक नहीं हुए। उस समय भारत में जितनी भी राजनीतिक धाराएं थीं, गांधी जी के विचार किसी से मेल नहीं खाते थे। नरमपंथी राजनीति में उनकी आस्था कब की खत्म हो चुकी थी। वो होम रूल आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। इसी रणनीति के तहत प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ते ही होम रूल आंदोलन छेड़ा गया था। गांधी जी इस रणनीति के खिलाफ थे। इसके अलावा वो तत्कालीन संघर्षों के तरीकों से भी असहमत थे। उनका मानना था कि संघर्षों का एकमात्र तरीका है सत्याग्रह। गांधी जी के उस समय के आंदोलन में भाग न लेने का कारण उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार था: मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूं जब मैं उसकी नीतियों को प्रभावित करूं। मैं उसकी नीतियों से प्रभावित होने के लिए उसमें शामिल नहीं होऊंगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि नई रोशनी को ग्रहण करने के लिए मेरा दिमाग खुला हुआ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये नई रोशनी इतनी प्रभावी हो, चकाचौंध करने वाली हो कि मुझे सम्मोहित कर ले। दूसरे शब्दों में गांधी जी केवल उसी आंदोलन से जुड़ सकते थे जो सत्याग्रह के रास्ते पर चल रहा हो। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। लेकिन गांधी जी के इन विचारों का मतलब ये नहीं था कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे। 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। ये तीनों संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था और अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। 19वीं सदी के खत्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों यानी डाई ने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी अफवाहों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई। 1908 में इसके खिलाफ विरोध काफी मुखर हुआ, पर बागान मालिकों का लूट का कारोबार चलता रहा। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। वो गांधी जी के पीछे पीछे तब तक घूमते रहे जब तक कि गांधी जी चंपारण आकर किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने को राजी नहीं हो गए। गांधी जी जैसे ही चंपारण पहुंचे, कमिश्नर ने उन्हें वहां से तुरंत चले जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसके लिए किसी भी दंड को भुगतने का फैसला कर लिया। लोगों के लिए ये आश्चर्यजनक कदम था। तिलक और एनी बेसेंट के लिए भी ये नई चीज थी, क्योंकि इन लोगों को जब भी इस तरह के आदेश दिए गए थे, उनका विरोध करते हुए भी इन्होंने उसका पालन किया था। किसी अनुचित आदेश की अवज्ञा और उसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध वास्तव में नई चीज थी। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहती थी। अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। ये गांधी जी की जीत थी। वो अपने काम में लग गए। यहां भी उनके काम का तरीका अनोखा था। वो अपने सहयोगियों ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों के साथ सवेरे गांव में निकल जाते और दिन भर घूम घूम कर किसानों का बयान दर्ज करते, उनसे पूरी पूछताछ करते
और जब तसल्ली हो जाती कि वे सही कह रहे हैं, तभी उनका बयान दर्ज करते। इसी बीच सरकार ने सारे मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी के पास पहले से ही काफी सबूत इकट्ठे हो गए थे। 800 किसानों का बयान वे दर्ज कर चुके थे। आयोग को ये समझाने में तिनकठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए, उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। उन्होंने आयोग को ये भी समझाया कि किसानों से जो पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए उन्हें हर्जाना दिया जाए। बागान मालिक किसी तरह अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हुए। गांधी जी मान गए। कुछ लोगों ने आलोचना की कि गांधी जी ने 100% वापसी की मांग क्यों नहीं की। गांधी जी का कहना था कि 25% रकम वापस करना भी बागान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। इससे वे बहुत ही शर्मिंदा होंगे। 1 दशक के भीतर ही गोरे बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। अब इसके बाद अहमदाबाद का नंबर था। मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। मजदूरों का तर्क था कि उन्हें बतौर बोनस जो रकम मिल रही है, वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बढ़ी हुई महंगाई से काफी कम है, अतः इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। ब्रिटिश कलेक्टर को लग रहा था कि दोनों पक्षों में कहीं शक्ति परीक्षण की नौबत न आ जाए। उसने गांधी जी से कहा कि वो समझौता करने के लिए मालिकों पर दबाव डालें। मिल मालिकों में से एक अंबालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त थे और हाल ही में उन्होंने साबरमती आश्रम के लिए काफी पैसा दिया था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर दिया, लेकिन बाद में मालिकों ने हड़ताल का बहाना बनाकर अपने को इससे अलग कर लिया। उन्होंने 20% बोनस की घोषणा की और ये धमकी दी कि जो मजदूर इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मालिकों के व्यवहार से गांधी जी काफी क्षुब्ध हुए। उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। हड़ताल शुरू हो गई। साबरमती के तट पर रोज मजदूरों की सभा को गांधी जी संबोधित करते। उन्होंने एक दैनिक समाचार बुलेटिन भी निकाला। मजदूरों को हिंसा का रास्ता अख्तियार न करने की सलाह दी। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन इस संघर्ष में गांधी जी के साथ थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मजदूरों में निराशा घर करने लगी। दैनिक सभाओं में उनकी हाजिरी कम होने लगी। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए गांधी जी ने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। गांधी जी ने ये वचन भी दिया हुआ था कि यदि हड़ताल के कारण मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे तो वे खुद भूखे रहेंगे। गांधी जी के अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने पर राजी हो गए। जिस मुद्दे को लेकर हड़ताल हुई थी वो अब खत्म हो चुका था, इसलिए हड़ताल खत्म हो गई। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। इसी बीच गांधी जी को पता चला कि खेड़ा जिले के किसान बहुत मुसीबत में हैं। फसल बर्बाद हो गई है, फिर भी सरकार उनसे मालगुजारी वसूल कर रही है। किसान मांग कर रहे हैं कि मालगुजारी माफ की जाए, पर सरकार मान नहीं रही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है और राजस्व संहिता के तहत पूरा लगान माफ किया जाना चाहिए। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गुजरात सभा ने। उस वर्ष गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। अपील और याचिकाओं का जब कोई असर नहीं पड़ा तो गांधी जी ने किसानों से कहा कि लगान मत दो और सरकार के दमनकारी आदेश के खिलाफ जुझारू संघर्ष करो। सरकार को बता दो कि वो नागरिकों की राय के बिना हुकूमत नहीं चला सकती। खेड़ा जिले के युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य अनेक युवाओं ने गांधी जी के साथ गांव का दौरा शुरू किया। किसानों से संघर्ष की अपील की। सरकार लगान न देने वालों किसानों की संपत्ति कुर्क कर रही थी, उनके मवेशियों को हांके ले जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने की शपथ दिलाई। जो किसान लगान देने की स्थिति में थे उन्हें भी मना किया गया। तर्क दिया गया कि यदि अमीर किसान लगान दे दें
तो गरीब किसानों पर भी लगान देने का दबाव पड़ेगा और कई या तो कर्ज लेंगे या अपनी संपत्ति बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर देती है तो जो लोग लगान दे सकते हैं वे स्वेच्छा से पूरा लगान दे देंगे। लेकिन पहले से ही प्लेग, महंगाई और सूखे की मार से त्रस्त खेड़ा के किसान अब और संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे। इसी बीच गांधी जी को पता चला कि सरकार ने अधिकारियों को गुप्त निर्देश दिया है कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो देने की स्थिति में है। इस तरह गांधी जी का मकसद पूरा हो गया और आंदोलन समाप्त कर दिया गया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन ने संघर्ष के गांधीवादी तरीकों को आजमाने का अवसर दिया था। साथ ही साथ गांधी जी को देश की जनता के नजदीक आने, उसकी समस्याएं समझने का भी अवसर मिला था। गांधी जी को जनता की ताकत और उसकी कमजोरियों का पता चला। उनकी रणनीति कारगर साबित हो सकती है, इसका अनुमान लगाने का भी मौका मिला। बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता, विशेषकर युवा पीढ़ी के, उनको श्रद्धा की नजर से देखने लगे और इस दौरान गांधी जी ने भारतीय जनता के बीच अपनी पहचान बना ली। रॉलेट सत्याग्रह। अनुभव और लोकप्रियता ने गांधी जी को अदम्य साहसी बना दिया। इसी साहस और विश्वास के कारण उन्होंने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेज आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते थे। रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने 2 विधेयक तैयार किए, जिसे रॉलेट बिल का नाम दिया गया। ये दोनों विधेयक लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किए गए थे और इनमें से एक विधेयक तो निर्वाचित भारतीय सदस्यों के तमाम विरोध के बावजूद झटपट पारित कर भी दिया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के इस कानून को भारतीय जनता अपने लिए अपमानजनक समझती थी। ये कानून ऐसे समय पर आया, यानी विश्व युद्ध की समाप्ति पर, जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी। संवैधानिक प्रतिरोध का जब कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई, जिसमें ज्यादातर होम रूल लीग के युवा सदस्य थे, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बेताब थे। होम रूल लीग की सभी शाखाओं सदस्यों का नाम और पता पुरानी सूची से मालूम किया गया और उनसे संपर्क किया गया। प्रचार कार्य शुरू हो गया। देशव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाएं आयोजित करने का फैसला किया गया। साथ ही साथ कुछ खास कानूनों की अवज्ञा करने का भी निर्णय लिया गया। इसे शुरू करने के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय की गई। आंदोलन ने जो स्वरूप अख्तियार किया वो अप्रत्याशित था। तारीख के बारे में कुछ गलतफहमी के कारण दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल आयोजित की गई, जिसके दौरान काफी हिंसा भड़की। बाकी स्थानों पर भी जब हड़ताल आयोजित की गई तो हिंसा भड़की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन और अत्याचार से जूझने वाले पंजाब में प्रतिरोध का ये मौका हिंसात्मक गतिविधियों के लिए एक अवसर साबित हुआ। जनता काफी उग्र थी। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। सरकार चिंतित हो गई। गांधी जी ने पंजाब जाकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, पर सरकार ने उन्हें पंजाब में घुसने नहीं दिया। उन्हें बंबई भेज दिया गया। बंबई पहुंचने पर गांधी जी ने देखा कि बंबई और उनका अपना प्रदेश गुजरात आक्रोश की ज्वाला में जल रहा है। उन्होंने वहीं रहकर जनता को शांत करने का निर्णय किया, लेकिन पंजाब की घटनाएं खतरनाक मोड़ ले रही थी। अमृतसर में 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ टाउन हॉल और पोस्ट ऑफिस पर हमले किए गए। टेलीग्राफ तार काट दिए गए और गोरे लोगों को मारा पीटा गया। औरतों पर भी हमले किए गए। प्रशासन ने सेना को बुला लिया और नगर का प्रशासन जनरल डायर के हाथ सौंप दिया गया। डायर ने जनसभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। इसमें ज्यादातर ऐसे लोग शरीक हुए जो गांव कस्बों से बैसाखी मेले में भाग लेने आए थे। जनरल डायर को लगा कि उसके आदेश की अवहेलना करके ये सभा आयोजित की गई है। वो सभा स्थल पर पहुंचा और निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ के सीने छलनी होते रहे। डायर ने गोली चलाने का आदेश देने से पहले कोई चेतावनी देना भी
उचित नहीं समझा। सभा स्थल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। वहां से तुरंत भागना भी संभव नहीं था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जलियांवाला बाग कांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहशी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। ये मौन टूटा, मगर कुछ समय बाद। सरकार ने इस कांड के बाद भी दमन का रवैया बरकरार रखा। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। विशेषकर अमृतसर की जनता पर अनेक तरह के अत्याचार किए गए। लोगों को पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। गांधी जी ने देखा कि पूरा माहौल हिंसा की लपेट में है, तो 18 अप्रैल को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह से विश्वास उठ गया था या वो भारतीय जनता से निराश हो गए थे। 1 साल बाद उन्होंने फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा। ये पिछले रॉलेट सत्याग्रह से भी अधिक व्यापक था। पंजाब में अंग्रेजी हुकूमत की वहशी क्रूरता इस आंदोलन का एक कारण बनी। अध्याय 14। गांधी दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।